और कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है तो बताओ। किसी को और डाउट है कुछ? बोलो बेटा, किसी को डाउट है और? नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, बोलो। यस सर। चलिए लिखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहले लिखिएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ो ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या होता है? आपने ऑस्मोसिस का नाम सुना होगा ऐसे। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल किसी सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में जाता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। लिखिए, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ the spontaneous flow of the spontaneous flow of solvent particle the spontaneous flow of solvent particle from solvent site to solution site, from solvent site to solution site, or the spontaneous flow of solvent particle from solvent site to solution site, or low concentration site to high concentration site through a semi-permeable membrane लिखोगे, through a semi-permeable membrane is known as osmosis। इसको क्या बोलेंगे? is known as osmosis। बात समझ में आ रहा है क्या? ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है किसकी तरफ? फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is known as osmosis, the spontaneous flow of solvent particle from solvent side to solution side or low concentration side to high concentration side through a semi permeable membrane is known as osmosis। इसका क्या मतलब समझना। जैसे मान लो एक कंटेनर है तुम्हारे पास और उसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। आपने क्या किया? उसको बीच में आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया यहाँ पे। ओके बेटा, ध्यान समझना थोड़ा सा, इससे फायदा मिलेगा आपको, इससे बहुत फायदा मिलेगा। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं और समझ में भी आता है बच्चों को। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट है मान लो, यहाँ पे सॉल्वेंट मान लो, यहाँ पे सॉल्यूशन मान लो। तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट इस सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ होगा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। और ये बीच में क्या लगा हुआ है? एसपीएम लगा हुआ है। बीच में क्या लगा है? एसपीएम लगा है। बोलो, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में हो या फिर इसी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में हो, और सॉल्वेंट का ही मूवमेंट हो लेकिन कंसंट्रेशन लो वाले से हाई वाले में हो, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में हो रहा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। सुनना फिर से एक बार, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, तो एक बात मुझे और समझ में आया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास करता है। सॉलिड पार्टिकल कभी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है। सॉलिड पार्टिकल कैन नेवर पास थ्रू एसपीएम। ओके, तो पास कौन करता है एसपीएम के थ्रू? ओनली solvent particle will pass through SPM. Only solvent particle will pass through SPM. केवल solvent particle SPM के थ्रू पास करता है। No solute particle will pass through SPM। कोई भी सॉलिड पार्टिकल एसपीएम के थ्रू पास नहीं करेगा। ओके,
सिर्फ कौन पास करेगा? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास करेगा। सिर्फ कौन पास करेगा बेटा? सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास करेगा, अन्यथा और कोई नहीं पास करेगा। ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल विल पास थ्रू एसपीएम, नो सॉलिड पार्टिकल विल पास थ्रू एसपीएम। देखो बेटा, एक चीज और होता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, एक नेचुरल मेम्ब्रेन होता है जो अपनी बॉडी वगैरह में भी होता है। एनिमल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको आप बोलते हो, एनिमल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी होता है। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड का होता है, Cu2FeCN6 बोलते हैं उसको ना, क्लियर है? तो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल एसपीएम जो होता है वो कॉपर फेरोसाइनाइड का होता है, Cu2FeCN6, 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 ये कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर फेरोसाइनाइड। तो कॉपर फेरोसाइनाइड का एक आर्टिफिशियल एसपीएम होता है। कौन होता है? आर्टिफिशियल एसपीएम। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिफिशियल एसपीएम इसमें से कौन सा है। तो आर्टिफिशियल एसपीएम आप मेन लिखते हैं Cu2FeCN6। आर्टिफिशियल एसपीएम में क्या लिखोगे? Cu2FeCN6 लगभग। ओके, Cu2FeCN6 जो होता है वो कौन सा होता है? आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। बेटा बोलो, ठीक है? केवल Yes, sir. पास करता है सॉल्वेंट पार्टिकल ही एसपीएम के थ्रू पास करेगा, कोई भी सॉलिड पार्टिकल एसपीएम के थ्रू पास नहीं करता है। कोई भी सॉलिड पार्टिकल एसपीएम के थ्रू पास नहीं करता है। क्या ये बात सही बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये लिखने के बाद नेक्स्ट आप लिखिएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ बेटा, उसको थोड़ा समझ के बताइएगा आंसर, जल्दीबाजी मत करिएगा। जैसे मान लो एक हमारे पास एक ऐसा दिया है, छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं आपसे। एक ऐसा दिया है बेटा, और यहाँ पे बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है बेटा। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है। ओके, यहाँ पे एसपीएम है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे केसीएन सॉल्यूशन है, केसीएन सॉल्यूशन है, और यहाँ पे जो है FeCl3 सॉल्यूशन है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा K4FeCN6, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है ब्लू कलर फॉर्मेशन, ब्लू कलर फॉर्मेशन, ब्लू कलर फॉर्मेशन, ब्लू कलर फॉर्मेशन, ब्लू कलर फॉर्मेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ K4FeCN6। K4FeCN6 के कारण इसमें ब्लू कलर आ रहा है, ऐसा बोल रहा है। ब्लू कलर फॉर्मेशन ड्यू टू K4FeCN6। दूसरा बोल रहा है कि नो ब्लू कलर फॉर्मेशन, नो ब्लू कलर फॉर्मेशन। दूसरा कह रहा है नो ब्लू कलर फॉर्मेशन, कोई भी ब्लू कलर नहीं बनेगा, कोई भी ब्लू कलर नहीं बनेगा, ऐसा कह रहा है। तो इन दोनों ऑप्शन में क्या आपका आंसर सही होना चाहिए? क्या यहाँ पे ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा? क्या यहाँ पे ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा? बोलो बेटा, क्या यहाँ पे ब्लू कलर फॉर्म होगा? ये क्वेश्चन मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या आप बताइए यहाँ पे ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा? इज इट क्लियर? बोलो बेटा, कुछ बताएंगे लोग? क्या यहाँ पे जो केसीएन और FeCl3 दो अलग अलग कंटेनर में है और उसको बीच से एसपीएम लगा हुआ है, तो क्या इन दोनों में रिएक्शन होकर K4FeCN6 बन पाएगा? Sir, no blue color formation. हाँ, ब्लू कलर फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा आप बता रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं होगा? से दोनों को अगर मैं सॉल्यूट पार्टिकल देखूं तो वो एक मतलब सेम परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू पास ना हो। तो देखिए, यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ब्लू कलर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में अगर आप बात करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास करता है, सॉलिड पार्टिकल पास नहीं करता है। जब सॉलिड पार्टिकल पास नहीं करेगा तो क्या वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे? क्या ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे? बोलिए, क्या ये एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे? क्या एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे? बोलो बेटा। तो ये दूसरे कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल विल पास, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास करता है, ओनली
solvent particle will pass, only solvent particle will pass, केवल solvent particle ही pass करेगा, only solvent particle will pass. It means, इसका मतलब ये हुआ, it means KCl and FeCl3 do not contact with each other, contact में नहीं आएगा. It means KCl and FeCl3 cannot contact with each other, और अगर दोनों कांटेक्ट में नहीं आएगा तो K4FeCl6 फॉर्म नहीं होगा, और जब K4FeCl6 फॉर्म नहीं होगा तो कोई ब्लू कलर फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, तो ब्लू कलर फॉर्मेशन के लिए इन दोनों को कांटेक्ट में आना जरूरी है. ब्लू कलर के फॉर्मेशन के लिए इन दोनों को कांटेक्ट में आना जरूरी है, और हम जानते हैं कि केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास करता है. एसपीएम के थ्रू केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास करता है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल पास करेगा तो KCl और FeCl3 एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके कारण इसमें कोई कलर नहीं होगा. बोलो बेटा, क्या आप समझ में आ रहा है ये बात? क्लियर है? Yes, sir. तो ऐसा क्वेश्चन कभी मान लो आ जाता है जहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे KCl है और एक FeCl, ऐसे एक क्वेश्चन और आता है, कॉपर सल्फेट और अमोनिया दिया रहता है, कॉपर सल्फेट होता है और NH4Cl रहता है, उन दोनों को SPM में सेपरेट किया जाता है. उसमें बोला जाता है क्या यहाँ पे CuNH3 4+2 बनेगा? कॉपर सल्फेट है और अमोनियम क्लोराइड है, उन दोनों को SPM के थ्रू जोड़ा हुआ है. तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या इन दोनों के कॉन्टेक्ट से CuNH3 4 बन पाएगा? CuNH3 भी ब्लू कलर का ही होता है, कॉपर CuNH3 4+2, क्या ये इन दोनों से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो पाएगा? तो फिर वही बात होगा, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास करता है, तो दो सॉलिड तो कभी मिक्स हो ही नहीं सकते हैं. दो सॉलिड SPM के थ्रू मिक्स नहीं होते हैं. जब दो सॉलिड SPM के थ्रू मिक्स नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. ओके, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर. क्लियर है? Sir. तो इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो हम समझ लेंगे. देखो, अब उसके बाद एक कंसेप्ट आता है ऑस्मोसिस के कंसेप्ट को थोड़ा और आप समझने की कोशिश करिएगा. जैसे कभी आप एक एग को, अंडे को ऊपरी लेयर हटाकर बॉयल अंडे की बात करो, तो अगर बॉयल अंडे को आप पानी में रख देते हो तो क्या होता है बताओगे आप? अगर आप बॉयल अंडे को, एक को या किशमिश जानते होंगे आप, या अंगूर ग्रेप्स रख दो, तो क्या होता है जब पानी में डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर में, इसमें रखो बेटा, प्योर वाटर में आप क्या करिए, एक एग रख दीजिए. क्या रख दीजिए? एग रख दीजिए. प्योर वाटर है और इसमें आपने क्या किया बेटा? एग रख दिया है. और एग का क्या करना है आपको? जो अपर हार्ड लेयर है उसको रिमूव कर देना है बाय रिमूविंग अपर हार्ड लेयर. जो अपर हार्ड लेयर है ना उसको हटा देना, एग का अपर हार्ड लेयर हटा देना. तो आप कुछ समय के बाद देखोगे जो डिस्टिल्ड वाटर में है, तो जो मतलब प्योर वाटर में है, जो एग रखा हुआ है वो फूल गया है, स्वेल हो जाता है. ऐसा होता है क्या? एक जो है स्वेल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एक स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा. ओके, और इसी एक को जो फूला हुआ अंडा है, उस फूले हुए अंडे को क्या करो आप NaCl में रख दो. क्या करो? NaCl सॉल्यूशन में रख दो, सॉल्टी सॉल्यूशन में. किसमें रख दो? NaCl सॉल्यूशन में. तो यहाँ पे जब आप एग रखोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद ये फूला हुआ अंडा है ये श्रिंक हो जाएगा. यहाँ पे एग क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा. क्यों ऐसा होता है इसको आप समझने की कोशिश करो. हमने बोला कि सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड. तो एक सॉल्यूशन हो गया एक तरह से, और एक सॉल्यूशन है और प्योर सॉल्वेंट है आपके पास. तो सॉल्वेंट पार्टिकल एग में अंदर चला जाएगा, उसका एक मेम्ब्रेन है, सेम मेम्ब्रेन, उसके ऊपर वाला मेम्ब्रेन है. तो उससे क्या होगा कि जो एग होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ. तो एग थोड़ा सा फूल जाएगा. जैसे किशमिश वगैरह आप देखते होंगे, जब आप किशमिश को पानी में रखते हैं ना तो किशमिश फूल जाता है क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, उसके बाद जब आप उस फूले हुए किशमिश को कभी NaCl वाले सॉल्यूशन में रखिएगा, मतलब उसमें नमक मिलाकर और पानी मिलाकर रखिएगा, तो नमक और पानी कंसंट्रेटेड हो जाएगा. और उस कंसंट्रेटेड के कारण क्या होगा, उस किशमिश से पानी क्या कर लेगा? खींच लेगा, जिसके कारण फिर से किशमिश क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. सेम कंसेप्ट है बेटा ऑस्मोसिस. देखो घरों में जो अचार वगैरह लगता है आप देखते होंगे घरों में अचार लगता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आम को उसमें क्या रखते हैं? नमक में रख देते हैं. आप देखिएगा
वो जो आम जब काटने के बाद उसको नमक में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि जो आम का जो मॉइस्चर होता है ना, वो नमक एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खींच लेता है, क्योंकि वो एसपीएम वही हो गया, ऑस्मोसिस फिनोमेना हुआ। जो नमक है वो आपका एक हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, एग में से सॉरी आम में से क्या करेगा, पानी निकाल लेगा, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा ड्राई हो जाता है। अब ये देखिएगा, कभी कभी आप देखते होंगे कि जब घर में अचार लगता है तो क्या होता है कि पहले उसको क्या करते हैं, उसको काटने के बाद उसको रात तक उसको छोड़ देते हैं, आम को नमक के साथ छोड़ देते हैं, और फिर बाद में उसको सूखने में डाल देते हैं। आपने कभी देखा होगा, ऑब्जर्वेशन करा होगा, तो ये फिनोमेना ऑस्मोसिस का होता है। ऑस्मोसिस क्या करता है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हमने बोला ही ऑस्मोसिस का मतलब यही है कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो है मूव करेगा फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, या लो कंसंट्रेशन साइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड थ्रू एसपीएम। सॉल्वेंट पार्टिकल ही एसपीएम के थ्रू पास करता है, तो एक फूल जाएगा, और जब आप उसको NaCl में रखोगे तो एक जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गया होगा। ऑस्मोसिस की इतनी बातें सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर आप समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग देना है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो ये हमारे पास एक कंटेनर ले लिया मैंने, इस कंटेनर को मैंने एसपीएम के थ्रू सेपरेट कर दिया। क्या किया बेटा, इस कंटेनर को मैंने एसपीएम के थ्रू सेपरेट कर दिया। ओके, एसपीएम के थ्रू सेपरेट कर दिया, और यहाँ पे इस सॉल्यूशन में हमने एक पिस्टन लगा दिया। क्या किया, पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन है। ओके, अब यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो इस बेसिस पे क्या होता है, अगर यहाँ पे हम प्रेशर एक्सर्ट करें बाहर से, इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल जो होता है वो यहाँ से मूव करता जाता है, यहाँ से मूव करके इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इस पिस्टन पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इस पिस्टन पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितने से पिस्टन उठ रहा होगा उतने से बाहर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर देंगे, जिससे कि ऑस्मोसिस फिनोमेना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी ऑस्मोसिस फिनोमेना को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on solution side to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। इसको क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे, the external pressure, the external pressure, the external pressure which must be applied, which must be applied, which must be applied on solution side, on solution side to on solution side to stop the process of osmosis, to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure, is known as osmotic pressure, is known as osmotic pressure। इसको क्या बोलेंगे, osmotic pressure बोलेंगे। the external pressure which must be applied on solution side to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। ओके बेटा, देखो एक सिंपल सी बात है बेटा कि सॉल्यूशन साइड में जब हम सॉल्वेंट को भेजेंगे, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाएगा तो उस पिस्टन प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर लगाएगा तो पिस्टन ऊपर उठेगा। अब प्रेशर ऊपर उठ रहा है तो उतना प्रेशर हम एक्सर्ट कर दें तो क्या होगा, वहां से जो प्रोसेस हो रहा था उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करें जितना से वो उठ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑस्मोसिस फिनोमेना है वो रुक जाएगा। जब ऑस्मोसिस फिनोमेना रुक जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ओके बेटा, समझ में आ रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण से हो रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण से हो रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता चल रहा है बेटा, अगर कंसंट्रेशन चेंज है तभी ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सिमिलर है तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कभी। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण हो रहा है, कंसंट्रेशन के कारण हो रहा है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण हो रहा है, कंसंट्रेशन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होता जाएगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए, कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए। सही तरीका तो यही होना चाहिए कि कंसंट्रेशन डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑस्मोसिस होगा, ये आपका ये डिफरेंस होना चाहिए। बट जब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सॉल्वेंट को लिया, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन 0 होता है,
सॉल्वेंट में सॉलिड नहीं होता, मतलब कंसंट्रेशन जीरो है, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होता है। तो सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट रखा, एक तरफ सॉल्यूशन रखा, तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कंसंट्रेशन के हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो रहेगा। तो डिफरेंस ही लिया गया है, लेकिन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिया गया है। और जब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो ये कंसंट्रेशन ही तो होगा। सो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन। दूसरा यहाँ पे आएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। हम जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो पार्टिकल है वो तेजी से मूव करने लगेगा, और जब पार्टिकल तेजी से मूव करेगा तो उसके कारण जो एक्सर्ट प्रेशर है वो ज्यादा होगा। तो प्रेशर ज्यादा होगा मतलब पाई दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक कंसंट्रेशन पे और एक टेम्परेचर। और इन दोनों को अगर मिला दोगे तो पाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी होता है मेरे लिए, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी से, कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है मोलारिटी। सो पाई इक्वल टू यहाँ पे जब आप लिखोगे ना बेटा तो ये आएगा CST कंसंट्रेशन, और एस क्या है बेटा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एस क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एस क्या दिया हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक बेटा। और यहाँ पे बोल सकते हो आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट भी लेते हैं इसको, इसको हम आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉरी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं और करके आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन कांस्टेंट, ओके बेटा, आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसको हम लोग आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखा जाता है कि जो एस आता है, जो एस का जो वैल्यू आता है वो उस आइडियल गैस कांस्टेंट के बराबर आता है। एस का जो रिजल्ट आता है वो आइडियल गैस कांस्टेंट के बराबर आता है, इसलिए एस को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर में लिख देते हैं। एस इक्वल टू आर हो जाता है, और आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है। तो दोनों का रिजल्ट बराबर ही आता है, दोनों का रिजल्ट बराबर आता है, क्योंकि लिक्विड और गैस एक तो से इक्विलिब्रियम में होते ही हैं। उसके बेसिस पे बताया जाता है कि लिक्विड और जो सॉल्वेंट है और जो गैसेस पार्टिकल है वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। तो एक तरह देखा जाता है जब दोनों का रिजल्ट निकाला जाता है तो एस और आर बराबर आता है, तो इसलिए इस पाई का फॉर्मूला में मॉडिफाई कर दिया जाता है। पाई इक्वल टू हो जाता है CRT। पाई इक्वल टू क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू आर इनटू टी। अब आर वही होगा जो आप आइडियल गैस में लिया करते थे, आर वही होगा जो आइडियल गैस में लिया करते थे। अगर पाई एटीएम में है, मतलब प्रेशर एटीएम में है, प्रेशर अगर एटीएम में है तो आर आपको लेना पड़ेगा 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और इसी को आप 1/12 भी बोलते हैं, इसी को आप 1/12 भी बोलते हैं। और अगर पाई कभी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया होगा तो आप आर जो लीजिएगा वो कितना लीजिएगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और इसी को आप 25/3 भी बोलते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन बोलते हैं। ओके बोलो बेटा, तो आर के लिए तो कोई बड़ा चीज नहीं है, तो पाई इक्वल टू क्या होगा, CRT। पाई इक्वल टू क्या होगा, CRT। पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू कंसंट्रेशन आर इंटू टी। और ज्यादातर जो सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने देखा है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादातर आपको एटीएम में गिवन होगा, ज्यादातर ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें गिवन होगा, एटीएम में गिवन होगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, टेंशन वाली बात नहीं है, पाई इक्वल टू CRT लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे भी सॉलिड पार्टिकल अगर डिसोसिएट होता है, एसोसिएट होता है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, उसमें भी चेंजेस आएगा। ओके, तो अगर मैं बोलूं इफ सॉलिड पार्टिकल इज डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन अ सॉल्यूशन, इफ सॉलिड पार्टिकल इज डिसोसिएटेड, इफ सॉलिड पार्टिकल इज डिसोसिएटेड, अगर सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट होता है, इफ सॉलिड पार्टिकल इज डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन अ सॉल्यूशन, एसोसिएटेड इन अ सॉल्यूशन, अगर सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट और एसोसिएट हो रहा है तो जो पाई होगा वो पाई क्या हो जाएगा, ICRT जोड़ देना होगा। पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT जोड़ देंगे, क्या करेंगे, उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का दो फॉर्मूला बन गया, दो फॉर्मूला कहने के लिए है, एक ही फॉर्मूला पेन याद करिए, पाई इक्वल टू ICRT। जब डिसोसिएट नहीं होगा तो I1 ले लीजिएगा, जब डिसोसिएट होगा तो I उसके हिसाब से देख लीजिए। ओके, तो पाई इक्वल टू ICRT। सी मतलब मोलारिटी, कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी होता है, ज्यादातर मोलारिटी ही होता है। और देखो क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो डाइल्यूटेड होता है, तो कभी कभी मोलारिटी और मोलारिटी बराबर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मोलारिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलारिटी, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है
तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है तो उसके हिसाब से 1000 ml आप बोलते हो वॉल्यूम, तो 1000 ग्राम आप सॉल्यूशन बोलते हो, तो 1000 ग्राम, जैसे डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml है, सॉल्यूशन 1000 ग्राम होगा, उसमें ज़्यादातर क्या है, सॉल्वेंट ही है, ज़्यादातर क्या है, सॉल्वेंट ही है। तो उस तरह से आप कह सकते हो। तो मोलारिटी और मोलारिटी लगभग बराबर होता है। मोलारिटी एंड मोलारिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूटेड है। हम जो सॉल्यूशन पढ़ते हैं वो डाइल्यूटेड ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं पढ़ते हो। तो पाई इक्वल टू क्या कहेंगे, ICRT। ओके, पाई इक्वल टू ICRT। तो अब कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। पाई इक्वल टू ICRT, पाई इक्वल टू क्या होगा, ICRT। एग्जांपल करते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1, एक सेकंड रुकिएगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में आप कहिए, जैसे मान लो कहा जाए कि 6 ग्राम of urea, 6 gram of urea is dissolved in 6 gram urea, 6 gram of urea is dissolved in 500 gram, 500 ml of solution, 500 ml of solution, 500 ml of solution at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस में 6 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया गया है। तो देन पाई इज, बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे और सब क्वेश्चन का आंसर पाई इक्वल टू ICRT से मिलेगा। एक ही फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन को बनाएगा, पाई इक्वल टू ICRT। 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्विंग 500 ml ऑफ सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, देन पाई इज, क्या होना चाहिए पाई बताइए। तो पहले मोलारिटी निकाल लो, और यूरिया के लिए I1 हो जाएगा, तो टेम्परेचर पता ही है, और R, क्योंकि एटीएम में निकालना है आपको, तो R 1/12 ले लीजिएगा, क्योंकि एटीएम में निकालना है तो R 1/12 ले लीजिएगा। और इसको सॉल्व करके देखिए बेटा क्या आ रहा है। तो आसान है यार, क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है मैंने। इसमें सबसे पहले क्या निकालो, मोल निकालो। क्या निकालोगे बेटा, मोल। मोल कितना आएगा, मोल आएगा 6/60। और अगर यहाँ पे मोलारिटी निकालना हो तो मोलारिटी आ जाएगा, मोल मतलब 1/10, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 500 ml, और ऊपर में क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। हाँ, मोलारिटी 1/5 आएगा। तो बस फॉर्मूला लगा दो, पाई इक्वल टू ICRT। आई तो 1 हो गया, C 1/5 हो गया, ये 1/12 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, 6×5 = 30, ये आपका 5 ATM आ जाएगा, 5 ATM। ओके, तो ये पाई इक्वल टू ICRT से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 58.5 ग्राम of NaCl is dissolved. 58.5 gram of NaCl is dissolved. NaCl is dissolved in 500 ml of solution, 500 ml of solution at 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है। 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, NaCl में जैसे यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है, तो आप कितना मान लीजिएगा, 100% मान लीजिएगा। जब नहीं दिया होता है तो 100% मान लिया जाता है, जब नहीं दिया होगा तो 100% आप मान सकते हो। तो पाई बताना है, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 500 ml of solution at 27 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड पाई। ओके, तो बारी बारी से ऐसे क्वेश्चन करते चले जाएंगे ना, तो पूरा कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास। तो पहले आप इसको देखिए, NaCl में कितना आ रहा है बेटा, 100 ATM, 100 ATM आ रहा है, yes sir 100 ATM आंसर आ रहा है बेटा। एक बार सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करें, पहले मोल निकालें। मोल कितना आएगा, मोल आएगा 58.5 और डिवाइडेड बाई 58.5, एक मोल आएगा बेटा, एक मोल आ गया। अब उसके बाद 500 ml सॉल्यूशन दिया है, तो मोलारिटी कितना होगा, मोलारिटी होगा मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1/500, और ऊपर में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 मोलर आ जाएगा, 2 मोलर। अब यहाँ पे 2 मोलर आ गया। अब पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT, ICRT, आई तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, R 1/12 हो जाएगा,
और ये 300 हो जाएगा। इससे आपका ये 25 और ये 4 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ जाएगा 100 ATM। ओके, ये समझ में आ रहा होगा सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन ऐसे है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड is dissolved in benzene, 6 gram of acetic acid dissolved in benzene to make 1 liter of solution, to make 1 liter of solution, 1 liter of solution at 27 degrees Celsius, and osmotic pressure pi is equal to 1.64 atm, pi equal to 1.64 atm, osmotic pressure given है, pi equal to 1.64 atm। और आप as we know that acetic acid is dimerized in benzene, as we know that acetic acid is dimerized in benzene, acetic acid is dimerized in benzene, then find degree of association, बता रहा है, then find degree of association। बताइए तो 6 gram of acetic acid dissolved in benzene to make 1 liter of solution at 27 degrees Celsius and osmotic pressure pi 1.64 दिया है। As we know that acetic acid is dimerized in benzene, dimerized in कर लीजिएगा यहाँ पे, in benzene, then find degree of association। तो degree of association कितना होगा? 6 gram of acetic acid is dissolved in benzene to make 1 liter of solution at 27 degrees Celsius and osmotic pressure pi equal to 1.64 atm। As we know that acetic acid is dimerized in benzene, then find degree of association। क्या आंसर आएगा बताइए? सही बच्चे आप बनाएं और समझें और बताएं आंसर क्या होगा। पहले मोलारिटी निकाल लेंगे और पाई इक्वल टू ICRT निकालेंगे। आई निकालकर हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना आ रहा है। लिखा हुआ है CH3COH इज डाइमेराइज्ड इन बेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आई कैलकुलेट करना होगा और आई के लिए फिर फॉर्मूला एसोसिएशन का लगाना पड़ेगा 1 + 1/n-1 × बीटा। करके देखिए बेटा, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन to make 1 liter of solution at 27 degrees Celsius and osmotic pressure pi equal to 1.64 atm। As we know that acetic acid dimerized in benzene, then find degree of association। So 68.8 68.8 68.8। ओके बेटा, सही होगा आंसर आप लोगों का 68.8। मैक्स 2-3 बच्चों का आ रहा है 68.8। एक बार चेक करते हैं, 68.8 आ रहा है तो पाई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला लगता है ICRT। अब तो मुझे पता है कि आई निकालना पड़ेगा पहले। सी के लिए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी होता है, तो 6/60 आ जाएगा ये 6/60 और 1 लीटर है तो मोलारिटी यही होता है ये मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसके बाद ये आ गया 1/12 और ये आ गया 300। ये 10 बार में खत्म हो जाएगा और ये 25 बार में। और पाई कितना दिया 1.64 इज इक्वल टू 25I/10। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 5 से काट भी सकते हो, 5 दूनी 10। तो आई जो होगा 1.64 × 2 और नीचे आ जाएगा 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.28/5। इससे आई कितना आ गया, आई कितना आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग ना, 0.656 0.656 आ गया आई। तो तुम्हें आई का फॉर्मूला लगाना है 1 + 1/n-1 × बीटा
और डाइमेराइज का मतलब n 2 हो जाएगा। सो 0.656 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 और बीटा को निकालना है। इट मीन्स यहाँ आगे 0.656 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 बीटा। अब यहाँ से 1 माइनस 0.656 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू बीटा कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 4 4 3 0.344 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू बीटा। इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 0.688। परसेंटेज जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 68.8%। आंसर इज 68.8%। सही बच्चों का आंसर आया 68.8%। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन आता है तो बनाया जा सकता है। सिंगल ऑस्मोटिक प्रेशर में एक सॉल्यूट है। अगर अभी तक कितना सॉल्यूट था, एक ही सॉल्यूट था ना बेटा। जब एक सॉल्यूट है तो आराम से बना सकते हैं पाई इक्वल टू ICRT। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन एक ही लेता हूँ, लेकिन हम उसमें सॉल्यूट बढ़ा देते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूट लेते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, क्या होगा, ये देखना चाहते हैं। ओके ओके। अब हमारा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 और मोर देन 2 सॉल्यूट। ओके, अब हमारा क्या है प्रॉब्लम, अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 और मोर सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में 2 से या 2 से अधिक सॉल्यूट प्रेजेंट है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 और मोर सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसके लिए प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 और मोर सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ओके ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पे क्लियर है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 और मोर सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ओके, Yes, sir. इसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन है 6 ग्राम ग्लूकोज है। क्या बेटा? 6 ग्राम ग्लूकोज है, कॉमा 6 ग्राम ग्लूकोज 6 ग्राम यूरिया लिख लेना, कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। 6 ग्राम यूरिया लिख लो, 18 ग्राम ग्लूकोज लिख लो, 18 ग्राम ग्लूकोज लिख लो, और 34.2 ग्राम सुक्रोज लिख लो, सुक्रोज। ओके ओके, 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज, 34.2 ग्राम सुक्रोज आर dissolved in water to make a solution of 1000 ml at 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो पूछ रहा है देन पाई इज, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। अब ये क्वेश्चन में एक ही सॉल्यूशन है, 1000 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने एक से ज्यादा सॉल्यूट डाला है, 6 ग्राम यूरिया डाला है। उसी में जैसे एक कंटेनर है हमारा और उसमें मैंने यूरिया का 6 ग्राम डाला, 18 ग्राम ग्लूकोज भी डाला और 34.2 ग्राम सुक्रोज भी डाला। तो मैं पूछ रहा हूँ अब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, क्या करना चाहेंगे हम। एक ही सॉल्यूशन है तो टोटल मोल्स कर सकते हैं हम लोग ना, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ओके। इज इट क्लियर और नॉट? देखो सब ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, सबका I1 होगा। हम डायरेक्ट N1 प्लस N2 प्लस N3 कर देंगे और अपॉन में वॉल्यूम कर देंगे, तो मोलैरिटी आ जाएगा आपका, मोलैरिटी सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो सॉल्यूट 3 है तो टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम मोलैरिटी होता है, तो पाई इक्वल टू फिर CRT लगा देंगे। ओके, पाई इक्वल टू क्या लगा देंगे, CRT लगा देंगे। ओके, करके देखिए एक बार बेटा। 6 ग्राम यूरिया है, 18 ग्राम ग्लूकोज। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है एक से ज्यादा सॉल्यूट के लिए बेस्ड है। ओके, चलिए So 7.5 ATM. 7.5 ATM आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं बेटा। देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले यूरिया का मोल 6/10 होगा, और ऐसे करेंगे अगर हम तो N1 लिख लेते हैं इसको 6/10, यूरिया के लिए लिख रहे हैं 6/60 मतलब 1/10, और N2 लिख रहे हैं हम 18/180 1/10। हाँ सतीश, क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? 2.5 सर। एक 2.5 आ रहा है, एक 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये भी आपका 1/10 आएगा। तो 1/10 आ गया, टोटल मोल आ गया।
अब यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालना है, मतलब मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ओके, 1/10 प्लस 1/10 और प्लस 1/10। और यहाँ पे आपको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml बता रहा है वो, 1000 ml, तो ऊपर में भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर में भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/10 1/10 1/10 3/10 आ जाएगा मोलारिटी। ओके, 3/10 आ गया। अब आपको क्या करना है? पाई इक्वल टू ICRT नहीं लगाएंगे, फिर आप ICRT क्यों लगाओगे? पता ही है आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट I1 ही होगा, तो पाई इक्वल टू क्या करेंगे? CRT। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 3/10 1/25, और यहाँ पे क्या करिएगा? 300। 25 से ही आप करिएगा तो 50, 25 से 12 बार में ना, ये 12 होगा, ये 12 होगा, और 12 की 36, तो 36/10 आएगा ये, मतलब 3.6 ATM आएगा। आपने लगता है कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दिया? आपने कैलकुलेशन तो कहीं गलत नहीं कर दिया बेटा? ये तो तुम सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम मोलारिटी होता है। टोटल मोल, सर बार वैल्यू 1/12 अच्छा हाँ सॉरी सर, 1/12। 1/12 से रखना पड़ेगा। यस, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, 1/12 लेना था। ओके, मैं भी वही सोच रहा था, और 1/12 लेना पड़ेगा, और ये 300 होगा, तो इससे आपका 25, और ये सही आएगा 7.5 ATM। सही बता रहे थे आप, ये सही था आपका आंसर, 7.5 ATM आएगा। और सतीश ने, आपने क्या गलती करा? 1/10 ले लिया आपने, 3/10 नहीं लिया आपने, 3/10 नहीं लिया। हाँ, लिए सर, उसको लिया था सर, 3/10 लिया था ना। 3/10 लिया तो तुम्हारा 2.5 कैसे आ रहा था? फिर 7.5 आएगा ना, 3/10 के हिसाब से तो 7.5 आएगा। 3/10 into 1/12 into 300 वही किया हूँ मैं भी सर। तुम्हारा आंसर 2.5 कैसे आ रहा है? यहाँ तो सामने आंसर दिख रहा है, 25/10, 2 तो 5। 30 सर आपने वॉल्यूम 100 ml लिया था या 1000 ml? 1000 ml। 5 5 से देखो क्वेश्चन लिखा है 1000 ml, देखिए यस 1000 लिखा है, 1000 ml लिया था हमने। कैलकुलेशन सही है ये, 1/10 सर ठीक है सर, ठीक है। 7.5 ATM ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यही क्वेश्चन में एक और लाते हैं हम, उसको थोड़ा मजे से देखिएगा, मजा आएगा आपको। इसी क्वेश्चन में एक और लाते हैं जिसमें सॉल्यूट एक से ज्यादा है, अभी सॉल्यूट ज्यादा है। ओके, तो कह रहा है एक सॉल्यूशन कंटेनिंग, और सॉल्यूशन कंटेनिंग, ओके, a solution containing 0.4 मोलर Na2SO4 है, कॉमा 0.5 मोलर जो है, ये सॉल्यूशन करने 0.4 m Na2SO4, 0.5 m NaCl है, एंड 0.6 मोलर है HA है। HA वीक एसिड है, और HA के लिए लिखा है HA इज वीक एसिड, यहाँ पे लिख दिया है वीक एसिड, और यहाँ लिखा है इट इज 20% डिसोसिएटेड, इट इज 20% डिसोसिएटेड, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया है, और यहाँ लिखा है एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.4 मोलर Na2SO4, 0.5 m NaCl and 0.6 m HA, weak acid, it is 20% dissociate at 27 degree Celsius. Find pi, find osmotic pressure, ये बताना है आपको, find pi। इसको सोचिए तो थोड़ा सा, एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.54 m Na2SO4 है, 0.5 m NaCl है, और 0.6 m HA है, and weak acid it is 20% dissociated at 27 degree Celsius. Find pi। क्या सोचेंगे आप? 3 सॉल्यूट है आपके पास, Na2SO4, NaCl और HA, क्या सोचना चाहिए? सर आई सर कितना होगा? आई तो तीनों निकलना पड़ेगा अलग अलग। हाँ, आई अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो पाई इक्वल टू होता है ICRT। तो बच्चे लोग क्या करेंगे? I1 इंटू C1 प्लस I2 इंटू C2 प्लस I3 इंटू C3, क्योंकि टेम्परेचर तो सब में सेम ही है, तो I1 C1 प्लस I2 C2 प्लस I3 C3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ, सभी के कंसंट्रेशन को जोड़ना ही पड़ेगा। सभी कंसंट्रेशन को कैसे जोड़ोगे? I1 C1
प्लस, क्योंकि ICRT होता है ना, तो I1C1, जैसे आप कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि पाई1 निकाल ले, फिर पाई2 निकाल ले और फिर पाई3 निकाल ले। Na2SO4 के कारण कितना ऑस्मोटिक है, और उसके बाद NaCl के कारण कितना, और HA के कारण कितना है, और सबके ऑस्मोटिक प्रेशर को बारी बारी जोड़ दे, तो उतना मेहनत करने से अच्छा है कि पाई इक्वल टू ICRT होता है, तो I1 इंटू C1 प्लस I2 इंटू C2 और प्लस I3 इंटू C3। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो, ये सही तरीका होगा नहीं होगा? अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट है और ऐसा लिखा है और इसमें ऐसे कंसंट्रेशन दिया है, तो पाई इक्वल टू होगा I1C1, साथ में होगा I2C2, साथ में क्या होगा I3C3, और साथ में मल्टीप्लाई कर दो R इंटू T से। नहीं, I1 क्योंकि मोलैरिटी बढ़ ना जाएगा बेटा, या फिर आप पाई1 प्लस पाई2 प्लस पाई3 कर दो, वही चीज होगा। पाई1 करोगे तो I1C1RT होगा, पाई2 करोगे I2C2RT होगा, पाई3 करोगे I3C3RT होगा, तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 प्लस पाई2 प्लस पाई3 होगा। यस और नो? यस और नो? तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो Na2SO4 में I कितना होगा 3 और ये 0.4, उसके बाद NaCl में I कितना होगा 2 और ये 0.5, और HA में I3 कितना होगा? HA के लिए I3 निकालोगे तो I3 में हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा, इसका मतलब 1.2 हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2 और इंटू 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में भी आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 1/12 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 300 हो जाएगा। इससे आप करोगे तो ये 1.2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 12×6 = 72, मतलब 7.2 इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस इनटू अल्फा 0.72 आएगा सर। ये कितना आएगा सर 0.72 रहेगा ना ये तो 0.72 होगा। सर 0.72 वहाँ पे 0.7, यस 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 0.72 होगा, वो मिस्टेक हो गया, 0.72 होगा, सही बोल रहे हैं आप। ये कैलकुलेशन बस यहाँ पे ठीक कर लीजिए। तो ये आ गया 2.2 और 0.72, 2.2 और 0.72 कितना हो गया? I3 इक्वल टू, हेलो, I3 हाँ बोलो बोलो बेटा अंकुश। I3 इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, कैसे हुआ? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा होता है ना। अरे HA इक्वल टू अगर क्या? HA को से तोड़े के उसको 1 मान के फिर 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। हाँ तो 1 HA को मानोगे अगर आप, HA को कितना मानोगे? H प्लस प्लस A माइनस, यही तो मानोगे, तो N2 ही तो होगा। 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 20% दिया तो है, 20% का मतलब 0.2 हो जाएगा। यस सर, आ गया सर। 1.2 हो गया ना, इससे कितना आ गया तुम्हारा 2.2 और 0.72, 2.2 प्लस 0.72 और मल्टीप्लाइड बाई 25, इससे तुम्हारा आ जाएगा 2.92 और मल्टीप्लाइड बाई 25। इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 दूनी 50 का 0 हो गया, और 25 9 225 और 225 और 5 230, 23 हो गया, 25 दूनी 50, 73 आएगा। हाँ 73 आएगा सर। 23 आ जाएगा, 23 ATM आंसर हो जाएगा। 73 ATM प्रेशर लगेगा यहाँ, 73 ATM। ओके, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है जिसमें सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन बना दोगे? अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट है, जैसे Na2SO4 है, NaCl और HA है, ये तरीका यूज कर लेना। ओके, जैसे अभी इस पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन और लास्ट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इस पे एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कह रहा है कि 1 मोल NaCl है, 1 मोल NaCl है, ठीक है, 0.5 मोल K4 Fe6 है, K4 Fe6 है, और एंड जो है, एंड दिया है 1 मोल Na2SO4 दिया हुआ है। Na2SO4 are dissolved to make a solution of 1000 ml, make a solution of 1000 ml at 27 डिग्री सेल्सियस।
देन पाई इज, इसको बनाओ तो एक बार, ये भी आसान है, सब आसान ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको मोलारिटी निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट मोलारिटी। आईसीआरटी ही करोगे तो आईसीआरटी को तोड़ दोगे तो आई इंटू एन वाला एन बाई वी हो जाएगा। सी मतलब क्या होता है, एन बाई वी। तो यहाँ पे करना होगा I1 N1 प्लस I2 N2 प्लस I3 N3 अपॉन में टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सबका सेम है, टोटल वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी करना पड़ेगा। ओके, करके देखो एक बार बेटा, आसान है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए जिसमें एक ही सॉल्यूशन हो और एक से ज्यादा सॉल्यूट हो, एक से ज्यादा सॉल्यूट है तो मोल्स टोटल निकाल के वॉल्यूम से डिवाइड करके निकाल लो, या अगर कंसंट्रेशन ही गिवन है तो I1C1 प्लस I2C2 प्लस I3C3 कर लो। मतलब हम कहना चाहते हैं कि अलग अलग सॉल्यूट से आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के जोड़ सकते हो, अलग अलग सॉल्यूट से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो ना, वो भी एक तरीका है। लेकिन बेस्ट यही पड़ेगा कि हम डायरेक्टली करें, पाई इक्वल टू ICRT और C इक्वल टू होता है N बाई V। सो I1 N1 प्लस I2 N2 प्लस I3 N3 अपॉन में टोटल वॉल्यूम इंटू R इंटू T हो। करिए एक बार, क्या होना चाहिए। तो देखिए बेटा एक बार बनाइए आप लोग जल्दी जल्दी, अभिसार बताओ बेटा क्या होगा आंसर। 125 कितना आ रहा है, 125 125 ATM, 125 श्रिया कितना आ रहा है बेटा। मेरा गलत कैलकुलेशन हो गया, मेरा कुछ और आ रहा है। तो पाई इक्वल टू ICRT बना रहे होंगे ना आप लोग, बनाएंगे तो इसी से पाई इक्वल टू ICRT, और हम जानते हैं गड़बड़ है, मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन। हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, करोगे तो एक 187.5 आ रहा है है सर 187.5 है 18 सर, 187.5 आ रहा है 187.5 187.5। तो आप Yes, sir. तो यही रहेंगे ना, सर। पाई इक्वल टू I इंटू एन बाई वी इंटू आर टी। यस इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा I1 N1 I2 N2 I3 N3 और नीचे में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम और इंटू आर इंटू टी आ जाएगा, यही ना। इसका मतलब होगा I1 कितना हो जाएगा, Na2SO4 NaCl है तो 2 इंटू 1 हो गया। I2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.5 हो जाएगा, 5 इंटू 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1, और वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ml लीटर में लोगे ना, यहाँ पे 1000 ml तो 1 लीटर हो गया, लीटर में ले लो ना, तो ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ml में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करके जैसे मोलारिटी निकालते हैं, और यहाँ पे कितना आ गया 1/12 और मल्टीप्लाइड बाई 300। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आ गया 2 प्लस 2.5 प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाई 25, इससे आ गया 5 और 2 7.5 और इंटू 25, तो ये आ जाएगा आपका 187.5 ATM प्रेशर, 187.5 ATM प्रेशर। ऐसे तो अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो आपको यही करना पड़ेगा, या तो कंसंट्रेशन दिया है तो I1C1 प्लस I2C2 प्लस I3C3 कर दो, और अगर मोल दिया है तो I1 N1 प्लस I2 N2 प्लस I3 N3 कर दो, या फिर अगर कोई I सबका 1 है तो N1 प्लस N2 प्लस N3 डायरेक्ट कर दो। ओके, 3 तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया, सॉल्यूट एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो। अब अगला प्रॉब्लम बेस्ड होता है, अगर मान लो हम दो सॉल्यूशन को ही मिक्स कर रहे हैं, अगर हम दो सॉल्यूशन को ही मिक्स कर रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। मतलब दो सॉल्यूशन ऐसा मिक्स कर रहे हैं जो नॉन रिएक्टिंग है, और दो सॉल्यूशन ऐसा मिक्स करेंगे जो रिएक्टिंग होगा। तो ये दो कंसेप्ट और हमारे पास आने वाला है आपके पास। तो पहला हम ये लिखने जा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। अभी तक क्या था, अभी एक से ज्यादा सॉल्यूट एक ही सॉल्यूशन में था, अब क्या है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करना है, तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो। तो हमारा यहाँ पे अगला पार्ट यही है, अगला पार्ट हम ये बोलने जा रहे हैं बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, अगला पार्ट बोलने जा रहे हैं बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। ओके, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के मिक्सिंग पर प्रॉब्लम क्या होता है इसको समझना है। और इसमें दो केस लेना पड़ेगा, एक केस होगा रिएक्टिंग का और एक केस होगा नॉन रिएक्टिंग का। ओके, तो नॉन रिएक्टिंग वाला पहले कर लेते हैं, क्योंकि देखो बेटा आपको भी समझदारी, इतना समझदार आप भी हो कि अगर कोई
रिएक्ट करता है तो मोल चेंज हो जाता है, और जब नॉन रिएक्टिंग है तो ठीक है, मोल चेंज नहीं होता है। ये बात समझ में आता है। तो पहला केस हम ये ले रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग का केस ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? नॉन रिएक्टिंग का, नॉन रिएक्टिंग का ले रहे हैं। मतलब जो हम मिक्स करेंगे सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन जो मिक्सिंग होगा वो दोनों मिक्स होकर नॉन रिएक्टिंग दिखाएगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगा, मतलब नॉट रिएक्शन, रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस। अब रिएक्शन होता है तो क्या दिक्कत आती है उसके बारे में जस्ट मैं आपसे बात करूं। इस पे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं है अभी तक, जेईई मेंस के अंदर भी नहीं आया है और एडवांस के अंदर भी नहीं आया है, बट तब भी हमें जानना चाहिए, तभी जानना चाहिए आपको, और जरूरी भी है आपके लिए, जानना तो चाहिए ही। जैसे समझ करिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एक 0.2 मोलर, 2 मोलर और 200 ml यूरिया सॉल्यूशन लेते हैं, 0.2 मोलर और 200 ml यूरिया सॉल्यूशन लेते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। इज मिक्स्ड विथ, इज मिक्स्ड विथ, इज मिक्स्ड विथ। हम क्या करते हैं, 800 ml लेते हैं और 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन लेते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन। इन दोनों को मिक्स कर दिया मैंने और इसको बोलते हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो पूछता है कि बताइए फाइंड पाई। ये वाला क्वेश्चन एक है, ये वाला क्वेश्चन है कि पाई क्या होगा। अगर हमने इन दोनों को मिक्स किया, 0.2 मोलर 200 ml यूरिया सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 800 ml 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड पाई। तो क्या होना चाहिए बताएंगे आप? बताएंगे बेटा? ओके, तो यहाँ पे रिजल्टेंट मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है सर M1V1 प्लस M2V2 yes, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्योंकि नॉन रिएक्टिंग है तो आप लगा सकते हो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्योंकि रिजल्टेंट कंसंट्रेशन निकालना ही पड़ेगा बेटा आपको, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। बिना रिजल्टेंट कंसंट्रेशन निकाले आप कैसे बनाओगे? तो दोनों का आप निकाल सकते हैं ऐसे, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ओके बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे सी मिक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सी मिक्स निकालना पड़ेगा। ओके, सी मिक्स निकालना पड़ेगा। ओके बेटा, तो आप क्या करोगे, M1 इंटू V1 M2 इंटू V2 और साथ में क्या आएगा V1 प्लस V2। ओके, इज इट क्लियर और नॉट बेटा? इज इट क्लियर ना? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। देखो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 इंटू 200 और यहाँ पे आ जाएगा 0.1 इंटू 800 और नीचे क्या आ जाएगा 1000। ये बात आप लोगों को समझ में आता होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखो 0.2 इंटू 200 40 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। 40 और 80 120 होता है और 120 को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 0.12 आ जाएगा। सी मिक्स 0.12 आ जाएगा। ओके बेटा, तो अब यहाँ पे पाई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, सी मिक्स, क्योंकि पाई मिक्स निकालना है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर मिक्सर का निकालना है, तो सी मिक्स इंटू आर इंटू टी होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.12, ये 1/25 और साथ में यहाँ पे 300, तो ये आ जाएगा 1/12। ओके ओके, 1/12 और ये 300, तो 0.12 इंटू 25, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50 और 25 और 5 30, इसका मतलब 300, 300 का मतलब 3 ATM आ जाएगा, 3 ATM आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप दो सॉल्यूशन मिक्स करोगे ना और वो नॉन रिएक्टिंग है, क्योंकि यूरिया और ग्लूकोज तो रिएक्ट नहीं कर सकते, आपको ही पता है, यूरिया और ग्लूकोज रिएक्ट तो नहीं कर सकते। इसका मतलब वहां पे आपको सी मिक्स करना पड़ेगा और सी मिक्स के लिए करना होगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। इज इट क्लियर ना? Yes, sir. अगर दो सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिंग तो आपको ये काम करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, जैसा मैं समझता हूँ बच्चे बहुत शातिर होते हैं तो उनके दिमाग में चल रहा होगा, सर रुकिए थोड़ा सा, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि जैसे मैं सर यूरिया लेता हूँ, यूरिया ठीक आपने लिया सर, और एक कोई ऐसा सॉल्यूट लीजिए, एक ऐसा कोई लीजिए जिसमें वो इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे जैसे M1V1 किए हो वहाँ पे I इंटू M2V2 कर देना। ओके, I इंटू M2V2 कर देना बेटा, समझ में आ रहा है? जैसे यूरिया टूटेगा नहीं तो इसे इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, सी मिक्स निकालने के लिए M1 इंटू V1 कर रहे हो और M2 इंटू V2 क्योंकि I1 है इसलिए आपने किया। कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट होता, जैसे मान लो यूरिया के साथ हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते, समझ रहे हैं आप, यूरिया के साथ कोई इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते तो आप क्या करते, M1V1 करते प्लस M2V2 की जगह पे I इंटू M2V2 कर देते। ओके, I इंटू M2V2 कर देते तो सही बैठ जाता और
पाई मिक्स इक्वल टू सी मिक्स इंटू RT हो जाता है। ओके बेटा, मैं समझ पा रहे हैं क्या आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। समझ पा रहे हैं? इसे मैं एक छोटा सा यहाँ पे अगर क्वेश्चन करने की कोशिश करते, अगर इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको और देते, फिर हम रिएक्टिंग वाला बात करेंगे आपसे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। अगला मैं अगर ऐसा बोलता कि 200 ml है और यहाँ पे 0.2 मोलर यूरिया है, यूरिया सॉल्यूशन है, और इज मिक्स्ड विथ एक मिक्स किया हुआ है 800 ml ले लीजिए और 0.1 मोलर ले लीजिए, 0.1 मोलर, और यहाँ पे ले लीजिए K2SO4 ले लीजिए, K2SO4 सॉल्यूशन ले लीजिए, तो और इसको 23 डिग्री सेल्सियस में मिक्स कर दीजिए, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो पूछ रहा है कि फाइंड पाई मिक्स क्या होगा, फाइंड पाई मिक्स क्या होगा। तो मिक्सर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, पाई मिक्स क्या होगा। अगर मान लो मैं मुझसे ये पूछ रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, बताओ क्या सोचूंगा। तो वही बात है, यहाँ पे भी अगर हम सी मिक्स निकालेंगे वही तरीका होगा हमारा, करने का तरीका वही होगा। यहाँ पे भी सी मिक्स निकालेंगे, वो तो नॉन रिएक्टिंग लिखा भी रहेगा क्वेश्चन में, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। तो सी मिक्स क्या होगा, वही M1V1 करेंगे, प्लस में यहाँ पे आई कर देंगे, यहाँ पे आई इंटू M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2, क्योंकि भाई दूसरे में तो बढ़ गया ना मोल, आई से मल्टीप्लाई कर देना। M1 कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई 0.2 प्लस 3 इंटू 0.1 800, और नीचे क्या आ जाएगा 1000, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1000। इस तरह से आप करोगे, यहाँ पे 40 और यहाँ पे आगे 240 और यहाँ पे आ जाएगा 1000। इस तरह से ये आपका आएगा 0.28, यहाँ पे आ जाएगा 0.28। और अब यहाँ पे पाई मिक्स निकालोगे अगर आप, तो ये सी मिक्स इंटू R इंटू टी होगा। ओके, क्या होगा, सी मिक्स इंटू R इंटू टी होगा। अब यहाँ पे आप सी मिक्स जो लिखोगे 0.28 लिखोगे, और ये 1/12 और ये 300 लिखोगे। इसका मतलब ये आ गया 0.28 और मल्टीप्लाइड बाई 25, 25 अटे 200 होता है, और 25 दूनी 50, और ये 70, मतलब 7 ATM हो जाएगा, 7.00 ATM, 7 ATM हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? अगर कोई दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं जो नॉन रिएक्टिंग है, अब थोड़ा रिएक्टिंग की बात करते हैं। अगर हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं और वो रिएक्टिंग है तो कहानी क्या होगी। अगर 2 सॉल्यूशन लेते हैं और वो रिएक्टिंग है तो फिर कहानी क्या होगी, उसके बारे में थोड़ा सा एक बात करने के बाद हमारा काम हो जाएगा। फिर हम थोड़ी बातें और आपसे करेंगे, जैसे सॉल्यूशन के बारे में, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है। इसके बारे में बात करने के बाद हमें लगता है कि मेरा बातें लगभग खत्म हो जाएगा। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस की बात थोड़ा करेंगे, लगभग ये खत्म हो जाएगा। ओके, एक लास्ट हम यहाँ बात करने जा रहे हैं बी केस, इसका दूसरा केस हम बात करने जा रहे हैं रिएक्टिंग। रिएक्टिंग मतलब क्या हुआ, रिएक्शन टेक प्लेस ना, रिएक्शन टेक प्लेस। अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो कहानी कैसी होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ओके, थोड़ा सा एग्जांपल ये है कि लिया है 200 ml लिया है और इसमें 0.2 मोलर BaCl2 लिया है। ओके बेटा, 200 ml और 0.2 मोलर BaCl2 लिया है। BaCl2 सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ ओके बेटा, इज मिक्स्ड विथ 500 ml लिया है, 500 ml, और यहाँ पे 0.1 मोलर लिया है, 0.1 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन लिया है, Na2SO4 सॉल्यूशन लिया है, और इसको मिक्स किया है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो पूछता है देन फाइंड पाई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे मिक्सिंग होगा, BaCl2 और Na2SO4 मिलके BaSO4 और प्लस NaCl बनाते हैं। ओके बेटा, शायद आपको पता होगा, ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। BaCl2 प्लस Na2SO4 मिलके, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है जब क्वेश्चन में रिएक्टिंग होता है। जब सॉल्यूशन हमारा रिएक्टिंग होता है तो कहानी अलग होता है। सॉल्यूशन जब हमारा रिएक्टिंग होता है तो कहानी कुछ अलग होता है और मजेदार होता है। वो कहानी अलग भी होता है और मजेदार भी होता है। देखिए एक बार मेरे साथ देखेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो यहाँ पे BaCl2 है, और जब Na2SO4 मिलेगा तो दोनों बन जाएंगे BaSO4, और साथ में क्या बन जाएगा 2NaCl। देखो बेटा, BaSO4 एक प्रेसिपिटेट होता है, क्वेश्चन में लिखा भी रहता है BaSO4 PPT बनाता है, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बन गया मतलब नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन में वो रहा नहीं। जब वो प्रेसिपिटेट बना लिया इसका मतलब वो सॉल्यूशन में नहीं रहा। ओके, तो BaCl2 कितना है तुम्हारा, अगर मोल निकालेंगे बेटा हम,
अगर मैं मोल निकालूं BaCl2 का तो कितना होगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मतलब 40/1000 ना, 40/1000 ओके, 40/1000 मोल आएगा इसका। इसका मोल कितना आएगा, आप बोलोगे सर 50/1000। तो मैंने पूछा कि अच्छा बताओ इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। भाई रिएक्शन हो रहा है तो मोल के बेसिस पे लिमिटिंग रिएजेंट निकलेगा। मोल के बेसिस पे क्या निकलता है, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर दोनों रिएक्टेंट का मोल गिवन है तो लिमिटिंग रिएजेंट ही बताओगे ना बेटा। तो BaCl2 और Na2SO4 में लिमिटिंग कौन है बताओ। तो आप कहोगे कि सर जो लिस्ट रेशियो में दिख रहा है वही लिमिटिंग होगा सर। तो सर आप BaCl2 को लिमिटिंग बोलिए। तो आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर द रिएक्शन अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये भैया 0 हो जाएगा और ये 50/1000 है। तो आप कहोगे कि 1 मोल Na2SO4 1 मोल BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल Na2SO4 40/1000 से रिएक्ट करेगा। 40/1000 रिएक्ट कर गया तो बचा हुआ कितना पार्ट है इसका, 50/1000 और माइनस 40/1000, ये इसका बचा हुआ पार्ट है। यस और नो। और क्योंकि BaCl2 लिमिटिंग है तो BaSO4 बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है और प्रेसिपिटेट को लेना नहीं है बेटा आपको। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन में नहीं है। जब सॉल्यूशन में नहीं तो उसको क्या लेके करोगे। तो NaCl कितना बनेगा, 80/1000, 80/1000। तो अगर मैं इसमें अब देखूंगा तो मेरे पास Na2SO4 कितना बच गया, 10/1000 और मेरे पास NaCl कितना बच गया, 80/1000। अब मेरे पास दो सॉल्यूशन बच रहा है, कितना कौन कौन बच रहा है, एक 10/1000 बच रहा है और एक 80/1000 बच रहा है। ओके, ये मोल है इसका, 10/1000 मोल और 80/1000 मोल। ओके ना, ये बात समझ में आ रहा है ना, 80/1000 मोल। तो ये इसका मोल है, क्या है इसका मोल है। ओके ओके बेटा बोलो, Yes. ये मोल है। Yes, sir. अब अगर इसका कंसंट्रेशन निकालोगे, Na2SO4 का कंसंट्रेशन क्या होगा, Na2SO4 का कंसंट्रेशन के लिए मोल बाई टोटल वॉल्यूम करते हैं। तो मोल कितना है, 10/1000 और टोटल वॉल्यूम कितना है, 700, 500 और 200 700 होता है। 700 ml है, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10/700 मतलब 1/70। ये 1/70 कंसंट्रेशन होगा। और ये कितना होगा, 80/1000, ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 700 आएगा। 1000 कैंसिल कर दिया, ये कितना आ जाएगा, 8/70। ओके, इज इट क्लियर और नॉट। कंसंट्रेशन दोनों का निकाल दिया मैंने, क्योंकि मुझे पास BaCl2 तो बचा नहीं भाई, मेरे पास BaSO4 लेना नहीं था। तो अब मैं अगर यहाँ पे करूंगा पाई इक्वल टू, तो क्या करूंगा, I1C1 प्लस I2C2, और दो ही है बेटा क्योंकि एक Na2SO4 एक NaCl है। I1C1 प्लस I2C2 इंटू R इंटू T। I1 कितना होगा, Na2SO4 का I1 होगा 3, Na2SO4 का I1 होगा 3 और C1 आपने निकाला 1/70 बेटा, और I2 NaCl का कितना होगा 2 और आपने निकाला C2 8/70 और R कितना है 1/12 और T कितना है 300। ओके बेटा, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 3 19/70 और मल्टीप्लाइड बाई 25 और यहाँ से आप करोगे 5 से 5 बार में और ये 14 टाइम्स में, तो ये 19 25 95 और ये 14, तो ये 6.14 से 6 बार में 84 होता है। 84 के बाद 11 बज गए 110 हो जाएगा, तो 110 का मतलब 14 7 98, तो 6.8 के आसपास आप आंसर दे सकते हैं। सो 6.8 ATM आंसर होगा, 6.8। एक बार आप चेक करना चाहो चेक कर लो बेटा। अगर कभी रिएक्टिंग वाला क्वेश्चन आता है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिंग में जो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है उससे मोल निकाल के लिमिटिंग रिएजेंट से बनाना पड़ेगा, और जो प्रेसिपिटेट होगा उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है बेटा, और जब नीचे बैठेगा तो वो छान के बाहर निकालो, बस मतलब नहीं रहा उसका तो सॉल्यूशन में कोई योगदान ही नहीं। जब वो प्रेसिपिटेट है तो उसका सॉल्यूशन में कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने BaSO4 के अमाउंट को लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो BaSO4 उस सॉल्यूशन में है ही नहीं। BaSO4 उस सॉल्यूशन में जब है ही नहीं तो उसके सॉल्यूशन को हम क्यों लिखेंगे, बात है या नहीं बोलो, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। तो अगर क्वेश्चन में Yes, sir. रिएक्टिंग वगैरह शब्द लिखा है तो बेटा ये काम करना पड़ेगा आपको। अगर रिएक्टिंग शब्द लिखा है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं है तो आ सकता है, जेईई मेंस के अंदर तो नहीं आएगा लेकिन एडवांस के अंदर तो आ ही सकता है, जहाँ पे दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया और दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से रिएक्टिंग है। जब वो रिएक्टिंग है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसी मेथड से निकालना होगा, इसी मेथड से रिएक्शन निकालना होगा। हो सकता है जब रिएक्टिंग हो तो कोई प्रेसिपिटेट ना बन रहा हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कोई प्रेसिपिटेट ना बन रहा हो, जैसे AgCl कभी बन जाता है तो AgCl एक प्रेसिपिटेट होता है, ये आपको पता है, AgCl एक प्रेसिपिटेट होता है, जैसे BaSO4 एक प्रेसिपिटेट, ये पता होना चाहिए आपको। ये Yes, पता sir. भी होता है बच्चों को कि Yes, sir. BaSO4 एक प्रेसिपिटेट होता है
AgCl एक प्रेसिपिटेट होता है। अगर सिल्वर क्लोराइड बन जाए तो भी एक प्रेसिपिटेट होता है। तो सिल्वर क्लोराइड मान लो कहीं से भी बन रहा है, कहीं से भी बन रहा है, तो इसका मतलब उसको प्रेसिपिटेट मान के हम उसके सॉल्यूशन को नहीं लेंगे। ओके ना, उसके सॉल्यूशन को नहीं लेंगे। ये सुनो, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? अगर कभी रिएक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। आंसर आएगा 6.88। ठीक है, तो ये पूरे कंप्लीट बातें हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर से, आईसीआरटी की कहानी। आईसीआरटी में हमने एक सिंगल सॉल्यूट के बारे में बात करा आपसे। सिंगल सॉल्यूट तो बहुत ही आसान होता है बेटा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक से ज्यादा सॉल्यूट भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। दो सॉल्यूशन है, अगर हम सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं तो एक बार हम रिएक्टिंग का केस लेंगे और एक बार नॉन रिएक्टिंग का केस लेंगे। अगर नॉन रिएक्टिंग है तो M1V1 प्लस M2V2 करेंगे, और अगर रिएक्टिंग है तो बेटा उसके मोल्स निकालेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का हेल्प लेंगे। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट का हेल्प लेंगे। एक बार तरीके आप सीख लीजिएगा, कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट लास्ट कुछ बातें और बता दें हम आपको। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात आती है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी सी बातें और है। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कोई आता है तो आइसोटोनिक आता है, बहुत बार आ जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है। आइसोटोनिक लिख के आता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, जेई के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, तो दो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। यहाँ बोले टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, पाई 1 बराबर होगा पाई 2 के, पाई 1 बराबर होगा पाई 2 के, और पाई 1 बराबर पाई 2 करके तो उसके हिसाब से आपका टेम्परेचर सेम है तो I1C1 इंटू R इंटू टी। अगर टी सेम है बेटा तो इसमें क्या लिखोगे, I1C1 R इंटू टी इज इक्वल टू I2C2 R इंटू टी। ये I1C1 इक्वल टू I2C2 हो जाएगा अगर टी सेम है तो ये इतना याद करने से अच्छा है कि सीधे सीधे नहीं याद कर ले हम। पाई 1 बराबर पाई 2 सीधे सीधे याद करने में कोई मूर्खता हो जाएगा, कोई गलत हो जाएगा। पाई 1 इक्वल टू पाई 2 ज्यादा सही है। इस पे क्वेश्चन जेई के अंदर भी आया, जेई के अंदर 2004-5 में एक बार आया है। वैसा ही क्वेश्चन उसी पैटर्न का करवा देते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि कह रहा है 0.04 मोलर Na2SO4 solution, 0.04 मोलर Na2SO4 solution is isotonic with 0.05 m NaCl solution, 0.8 at 300 Kelvin. 300 Kelvin. Temperature is both the cases are same. 0.04 molar Na2SO4 solution isotonic with 0.05 m NaCl solution at 300 Kelvin. और यहाँ पे लिख लीजिएगा NaCl is 100% dissociated. NaCl is 100% dissociated. Then degree of dissociation of Na2SO4 ये बताए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 बताइए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 सब लोग बताइए, सोचिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 बताइए, क्या आंसर होना चाहिए? सोचकर। आइसोटोनिक का मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है पाई 1 इक्वल टू पाई 2। आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। पाई 1 इक्वल टू पाई 2 करके आप बनाएंगे, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 करके। ओके, बताइए बेटा। तो 0.04 मोलर Na2SO4 solution is isotonic with 0.05 मोलर NaCl solution at 300 Kelvin। तो पहले I1 को इसको पाई 1 इक्वल टू पाई 2 से बनाएंगे। बताइए आंसर क्या होगा बेटा? 75%। विशाल कितना आंसर होगा बेटा? 75% सर। 75 75% सर। 75। Yes, sir, 75%. ओके बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, पाई 1 बराबर पाई 2 करना पड़ेगा। आइसोटोनिक लिखा है तो यहाँ पे होगा टेम्परेचर सेम है तो I1C1 इक्वल टू I2C2 भी करना पड़ेगा बेटा।
I1 C1 इक्वल टू I2 C2। अब I1 तो भैया निकालना पड़ेगा, C1 कितना है 0.04, I2 के लिए अगर हम काम करें तो 2 है और ये 0.05, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 बाई 0.04, तो भैया आप कहोगे 2.5 आएगा, I1 2.5, I1 कितना आ गया 2.5, तो Na2SO4 है, Na2SO4 के लिए I 2.5 आ गया, 1 + n-1 into अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका 2.5, तो 2 अल्फा इक्वल टू 1.5, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 0.75, इट मीन्स आंसर होगा 75%, आंसर कितना होगा 75%। ओके, समझ में आ गया बेटा? ओके, सर अब एक होता है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक रिस्पेक्ट में बोला जाता है, बस दोनों देख लो, बस लास्ट है ये आज का लास्ट है, और थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मॉडल बना लीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का सेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना लीजिएगा। ओके बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। थोड़ा सा बातें और करेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में भी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन बना लो, क्योंकि जितना बताएगा उतने से ही क्वेश्चन आपके ऑस्मोटिक प्रेशर का दिया हुआ है। तो ये वाला एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, मुझे बताना तो है ही, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, अगर दो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, दो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 और एक सॉल्यूशन 2 है, और अगर सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 2 से ज्यादा है, मतलब π1 बड़ा है π2 से, अगर मान लो ऐसा हुआ, तो इसका मतलब 1 इज हाइपरटोनिक और 2 इज हाइपोटोनिक ना। π1 बड़ा है, अगर इफ π1 बड़ा है π2 से, इफ π1 ग्रेटर देन π2, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक एंड सेकंड सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, एंड सेकंड सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, सेकंड सॉल्यूशन हाइपोटोनिक। इतनी बातें बेटा आपको करनी है। आपको ये वाला पूरा लेक्चर, वीडियो लेक्चर जो है आज का जो क्लास हुआ है, वो क्लास यूट्यूब के चैनल पे मिलेगा आपको, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कभी भी। ओके, ये वाला क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक शेयर कर देंगे हम आपको, जो भी मतलब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मतलब आज का जो लेक्चर है ना ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, अभी आपको आधे घंटे में मिल जाएगा। तो आप कभी देखना चाहें देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो उसको दोहरा लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास फिर मैं आपसे मिलूंगा बेटा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।